हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या चीज़ है। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को समझने के लिए। लिहाजा मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद फहद हुसैन से CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे और प्लेलिस्ट पर आने के बाद यहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम चीज़ों को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वट एवर जो मैं अपने वीडियो सेशंस पे यूज़ कर रहा होता हूँ, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली डाउनलोड करके इन तमाम चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी चीज़ें यहाँ पर अपलोड की जाए आपको आसानी से ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग रहेगी क्योंकि हम इसमें स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस दोनों टॉपिक को जानेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकली एक्सेल पे इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि एक्चुअली स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली स्क्यूनेस क्या चीज़ है। फ्रॉम द स्टार्टिंग हम इस तरह की इमेज को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जिसमें 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद थी, जिसमें हम पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का तिरछापन यानी वो अपने सेंट्रल पॉइंट से कहीं पर बैंड हुई होती है, यानी एक जगह से मूव हुई होती है। अगर आप पॉजिटिव स्क्यूड को देखें तो इसमें जो हम्प एरिया हमारा है वो यहाँ से मूव हुआ है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव स्क्यूड वाले एरिया को देखें तो ये मूव होकर राइट साइड पर आया हुआ है। जबकि आप सेंट्रल पोजीशन पर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये इस वक्त सेंटर पॉइंट पर मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो या प्लॉट करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये कि इसकी जो हम्प एरिया है वो सेंट्रल पे मौजूद है या लेफ्ट या राइट पे गया हुआ है। बस इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम स्क्यूनेस के फॉर्मूलाज या लॉजिक को यूज़ कर रहे होते हैं। अब डेफिनेशन समझते हैं कि स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस इज़ अ मेजर ऑफ सिमेट्री और मोर प्रिसाइसली द लेक ऑफ सिमेट्री। यानी सिमेट्री जो उसकी लेकनेस है उसको फाइंड करना या उसको मेजर करने को हम स्क्यूनेस कह रहे होते हैं। एंड अनदर वर्ड, स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ द एसिमेट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रियल वर्ल्ड रैंडम वेरिएबल अबाउट इट्स मीन। यानी मीन्स के रिस्पेक्ट से हम देख रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ मूव हो रही है। जैसे आप इस डिस्ट्रीब्यूशन पे देखें तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल पॉइंट है और यहीं पर हमारा हम्प एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मीन हमारा यहाँ पर मौजूद है जबकि हम इस तरफ रोटेट हुआ है। यही वजह है कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है और यहाँ पर मीन गेप इस पॉइंट पे मौजूद है और स्क्यूनेस यहाँ मौजूद है। ठीक है, द स्क्यूनेस वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और अनडिफाइंड। यानी वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इसी तरह से ज़ीरो भी हो सकती है और अनडिफाइंड भी हो सकती है, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और अदर काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे हो सकती है। तो स्क्यूनेस हमें समझ में आ गया कि इसके ज़रिए से हमें पता क्या चल रहा है और इसमें पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूडनेस के बेस पर हम देखते हैं कि अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल किस तरह से बनाते हैं या बना सकते हैं। तो स्क्यूनेस चेक करने से हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल रहा है कि हम्प एरिया किस तरफ रोटेट हुआ है। स्क्यूनेस को फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। इसमें हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस है, बोलेज कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस का फॉर्मूला मौजूद है, जिसके बेस पर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्यूनेस को देख सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट फार्मूले की बात करूं तो इस फर्स्ट फार्मूले के अंदर जो कार्ल पियर्सन है उनके फार्मूले के मुताबिक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मॉड होना चाहिए और आप उस वैल्यू को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देंगे। इस वक्त मैंने एक एग्जांपल पे सैम्पल वैल्यूज़ ली हुई हैं। इस सैम्पल का मीन, मॉड और मीडियन हमारे पास और एसडी मौजूद है। इस डिस्ट्रीब्यूशन पे इस वक्त जो है वो मॉड मौजूद नहीं है। तो कार्ल पियर्सन ने दूसरा फार्मूला भी उसका ड्राइव किया है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड नहीं है तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करने के बाद आप स्क्यूनेस की वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ मॉड मौजूद नहीं है तो लिहाजा हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास मॉड है तो आप इसको प्रेफर करेंगे। और कार्ल पियर्सन के मुताबिक हम सबसे पहले वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन हमारे पास है 9.22 और इसको माइनस करेंगे मीडियन से जो कि 8 है और इसे डिवाइड कर दिया जाएगा 5.92 स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज़ थे। तो जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास स्क्यूनेस की वैल्यू आ जाएगी 0.618।
अब इससे हमें क्या पता चल रहा है इस स्क्यूनेस की वैल्यू से? अच्छा, इस स्क्यूनेस से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज़ीरो जब वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्यूनेस है इसमें वो ना होने के बराबर है, यानी कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वैल्यू ज़ीरो से कम आ रही है यानी नेगेटिव आ रही है, -1 नेगेटिव समथिंग वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव की, तो इस वक्त जो हमारा स्क्यूड है वो नेगेटिव स्क्यूड होगा। और अगर पॉजिटिव में वैल्यूज़ जा रही हैं तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ से मूव हो रही है। तो यही वजह है कि यहाँ पर पॉजिटिव 0.618 है। इसका मतलब है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ये पॉजिटिव स्क्यूड रहेगी। बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के मुताबिक ये उनका इस साइंटिस्ट या इस स्टेटिस्टिशियन का फॉर्मूला है, जिसमें आप क्वार्टाइल्स को यूज़ करते हुए भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस मालूम कर सकते हैं, जिसमें Q3 माइनस Q1 माइनस 2m, यहाँ माइनस 2m से मुराद जो है वो Q2 है। इस m की जगह मैं Q2 भी लिख सकता हूँ, जो क्वार्टाइल के टॉपिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसको हम डिवाइड कर देंगे Q3 माइनस Q1 से। इस बेस पे भी जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ आएगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकती है, जिसके बेस पर हम स्क्यूनेस देख सकेंगे। तो होपफुली आपको ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होगा कि स्क्यूनेस क्या चीज़ है, किस तरह से फाइंड करते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो पार्ट आता है इसको हम कर्टोसिस कहते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ज़रिए से हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की टेल को और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के जो टाइटनेस होती है उसकी, यानी उसका पीक या फिर उसका बॉटम एरिया, ये चीज़ों को मैटर कर रहा होता है या चेक कर रहे होते हैं। क्या चीज़ है? कर्टोसिस इज़ अ मेजर ऑफ वेदर द डेटा आर हेवी टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिव टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इसके ज़रिए से हम देख रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी टेल्ड हेवी है या लाइट है। दैट इज़ द डेटा सेट आर हाई कर्टोसिस टेंड टू हैव हेवी टेल और आउटलायर, यानी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हाईली कर्टोसिस होगा यानी कर्टोसिस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी टेल क्या होगी, लंबी हो जाएगी, या फिर उसमें आउटलायर मौजूद होंगे जिसकी वजह से ये चीज़ें टेल्ड होंगी। अनदर डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ टेल्डनेस, यानी जो टेल्ड है उसकी उसको स्टडी करना या उसको मेजर करने का नाम कर्टोसिस है, ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया। तो कर्टोसिस की डेफिनेशन पे हमें ये समझ में आ गया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्डनेस को देख रहे हैं कि हेवी टेल्ड है या फिर लाइट टेल्ड है, और इसी तरह से वो किस तरह से फैली हुई डिस्ट्रीब्यूशन, उस चीज़ को की स्टडी को हम कर्टोसिस कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पे समझते हैं कि इसकी वैल्यूज़ से क्या मुराद है और इसको हम किस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं। अगर मैं एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इसमें अगर आप टेल को देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेल्ड है, ठीक है, इसमें हेवी टेल्ड लाइट टेल्ड नहीं है। लेकिन आप इस टेल को देखें तो ये बिल्कुल लाइट टेल्ड है, ठीक है, और अगर आप इससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी हेवी टेल्ड है, ठीक है, इसी तरह ये भी काफ़ी हेवी टेल्ड है। तो इस टेल के मुताबिक कर्टोसिस के 3 पार्ट्स बना दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट जो है जिसको पॉजिटिव कर्टोसिस कहा जा रहा है, जिसको लैप्टोकर्टोटिक कर्टोसिस भी कहा जाता है, इसमें अगर आपकी कर्टोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है तो आप इसे ये कहेंगे। अगर आपकी कर्टोसिस की वैल्यू 3 के बराबर आ रही है तो आप इसे मेसोकर्टोटिक कर्टोसिस कहेंगे, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, जहाँ पर हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारी कर्टोसिस की वैल्यू अगर 3 आती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ना उसकी टेल हेवी है ना लाइट है, बल्कि वो नॉर्मल है। और अगर आपकी वैल्यू लेस देन 3 आ रही है तो प्लेटिकर्टोटिक कर्टोसिस है, जिसको आप नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। इसी तरह से सेकंड इमेज के अंदर अगर आप देखें तो जो इसका टॉप या बॉटम एरिया है वो जिस जिस तरह से श्रिंक हो रहा है, ठीक है, अगर आप देखें टेल के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये जिस तरह से फ्लैट है, फ्लैट होने की वजह से इसमें टेल ना होने के बराबर है, इसी तरह यहाँ पे भी टेल ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे ये बैंड होती जा रही है इसकी टेल की रेंज बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये टेल यहाँ पर लाइट या फिर हेवी होती जा रही है। इसी चीज़ की स्टडी के ज़रिए से हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ईदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर डेटा और सैम्पल इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कर्टोसिस क्या है और हम इस स्टडी के ज़रिए से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे चेक कर रहे होते हैं। अब हम जब कर्टोसिस की स्टडी शुरू करते हैं तो कर्टोसिस में हम 2 तरह से वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। एक हमारे पास एब्सोलूट वैल्यू होती है या एब्सोलूट कर्टोसिस होता है, और सेकंड हमारे पास रिलेटिव कर्टोसिस होता है। एट लास्ट हम रिलेटिव ही कर्टोसिस को अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की कर्टोसिस का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन ये उसी वक्त फाइंड होगा जब आप अपने एब्सोलूट कर्टोसिस को फाइंड कर लेंगे। एब्सोलूट कर्टोसिस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, और इसमें कर्टोसिस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 3 जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये हम देख भी चुके हैं कि अगर हमारे पास एब्सोलूट वैल्यू 3 आती है या फिर
पॉजिटिव रहती है तो इस बिहाफ पे हम रिलेटिव कर्टोसिस फाइंड कर सकेंगे और उस बिहाफ पर फाइनली बताएंगे कि जो कर्टोसिस हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, या फिर उन 3 नेम्स में जो अभी हमने स्टडी की थी वो मौजूद है या नहीं, और इसी नेम्स को अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया है। तो कर्टोसिस इज़ अ मेजर बाय बीटा 2, ठीक है, ये एक मैट्रिक यूनिट है जिसके बेस पर हम कर्टोसिस निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला है 1/n समीशन ऑफ द ऑल वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और इन तमाम समीशन की वैल्यू का 4th यानी 4 पावर निकालेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो एक्चुअली आपका एब्सोल्यूट कर्टोसिस होगा। जब ये एब्सोल्यूट कर्टोसिस आ जाएगा तो उसके बिहाफ पर हम रिलेटिव कर्टोसिस निकालेंगे। अब हम समझते हैं कि हम रिलेटिव कर्टोसिस कैसे निकालेंगे। सो एज वी हैव सीन द एब्सोल्यूट कर्टोसिस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्टोसिस की वैल्यू है वो 3 है। दिस वैल्यू ऑफ द 3 इज टेकन एज अ डेटरम टू कैलकुलेट द रिलेटिव कर्टोसिस यूजिंग दिस फार्मूला। यानी रिलेटिव कर्टोसिस का फार्मूला ये है कि रिलेटिव कर्टोसिस बराबर होता है एब्सोल्यूट माइनस 3, यानी एब्सोल्यूट की जो भी वैल्यू आई है फार्मूले से आप उसको माइनस कर देंगे 3 से। यहाँ पर 3 से माइनस करने की जो ज़रूरत है वो इसीलिए है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्टोसिस की वैल्यू होती है वो 3 होती है। यही वजह है कि हम एब्सोल्यूट कर्टोसिस से 3 को माइनस कर रहे होते हैं। द रिलेटिव कर्टोसिस कैन बी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। We always work with a relative kurtosis, hence generally kurtosis mean relative kurtosis। हम ज़्यादातर जो फोकस करते हैं वो रिलेटिव कर्टोसिस पे ही करते हैं। यही वजह है कि जो भी कर्टोसिस फाइनली फाइंड हो रहा होता है वो रिलेटिव कर्टोसिस के ज़रिए से ही होता है। तो इस तरह से हमने कर्टोसिस को भी जान लिया और स्क्यूनेस को भी देख लिया। एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में चलने के बाद हम कर्टोसिस को फाइंड करके देखते हैं कि कर्टोसिस की वैल्यू किस तरह से फाइंड हो रही है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से, और ताकि हम इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मूव टूवर्ड्स एक्सेल। लेकिन उससे पहले मैं फार्मूले को दोबारा मेंशन करता चलूँ, क्योंकि पॉपुलेशन और सैम्पल के लिए 2 अलग अलग फार्मूलाज यूज़ होते हैं। अभी हम पॉपुलेशन को यूज़ करते हुए एक्सेल पे उसकी एग्जांपल करेंगे। तो कर्टोसिस में सिंपली अगर आप पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो 1/4 समेशन ऑफ द ऑल वैल्यू x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 4th वैल्यू होगी। अगर आप कर्टोसिस सैम्पल के लिए निकाल रहे हैं तो इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। n टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बार मीन है, s यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन है, बाकी तमाम जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिससे ये तमाम माइनस की जाएंगी और एट लास्ट हमारे पास कर्टोसिस की वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे फार्मूला आपको काफ़ी ट्रिकी सा दिख रहा है, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस के कर्व को जानना है। तो हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से हमें चीज़ें पता कैसे चल रही हैं। जब वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो हम आसानी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। एक्सेल पे देखते हैं। ओके, इस वक्त एक्सेल की उसी शीट पे मौजूद हूँ जिसमें हम हर तरह की एग्जांपल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस वक्त मैंने x एक रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं जो कि 4 to 23 तक हैं, और इसका यहाँ पर मैंने एवरेज या फिर मीन ले लिया है जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 13.8। अब हम कुछ कॉलम्स बना रहे हैं यहाँ पर x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर इसकी वैल्यू का क्यूब और इसी वैल्यू का 4th जो कि अभी हमने कर्टोसिस पे देखा है। इसी तरह इस टेबल के अंदर स्क्यूनेस की एक लॉजिक मौजूद है जो यहाँ पर x माइनस मीन डिवाइड बाय एस डी ऑफ पावर 3 पे है, क्योंकि हमने पहले जो स्क्यूनेस के फार्मूलाज देखे हैं वो कार्ल पियर्सन और इसी तरह बोलेस के लॉजिक पे देखे हैं, और अब यहाँ पर जो लॉजिक मौजूद है वो इसी टेबल पर है जो सेकंड फार्मूला के ज़रिए से हो रही है। तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर वैल्यूज़ की रखी, फिर हर एक वैल्यू को मैंने उसके मीन से माइनस किया है, ठीक है। और जब ये तमाम वैल्यूज मीन से माइनस हो गई तो x माइनस मीन को डिवाइड किया उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन जो मैंने निकाला है वो नीचे की तरफ फार्मूला मौजूद है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला ये होता है STDEV.P, क्योंकि मैं पॉपुलेशन के बेस पर फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ये यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है तो मेरे प्लेलिस्ट पर वो तमाम वीडियोस मौजूद है जहाँ पर फ्रॉम द स्क्रैच मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हुआ है कि वो किस तरह से होंगे। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने फिक्स कर दी। जब ये वैल्यू फिक्स हुई तो यहाँ पर मैंने फार्मूले पर अप्लाई किया हुआ है कि x माइनस मीन को डिवाइड करो A15 से। A15 को फिक्स किया हुआ है ताकि नीचे जब वैल्यूज जाएँ तो वो चेंज ना हो। तो ये पूरी रॉ x माइनस मीन डिवाइड बाय एस डी की है। अब इसी की वैल्यू को मुझे क्यूब करना है और 4th करना है, तो मैंने डायरेक्टली उस सेल का नंबर और पावर 3 लिख दिया, तमाम पर अप्लाई हो गई। इसी तरह यहाँ पावर 4 लिखा इसका, तो उसमें 4 हो गई। फिर लास्ट वाली रॉ में मैंने इन तमाम वैल्यूज़ का सम अप किया हुआ है, यानी हर कॉलम वैल्यूज़ का सम है। तो यहाँ पर क्यूब का भी सम आ गया और यहाँ पर कर्टोसिस के 4th वैल्यूज़ का भी सम आ गया। अभी हमने देखा अपनी स्लाइड पर
कि जो कर्टोसिस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 1/n डिवाइड बाय समेशन ऑफ द ऑल वैल्यू x माइनस मीन डिवाइड बाय SD4। तो XD4 की ये तमाम वैल्यूज़ हैं, इसका ये समअप है। जब ये इसका समअप आ गया तो मुझे इससे डिवाइड करना है n से। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है इस फॉर्मूले पे कि यहाँ पर E14 का मतलब है समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय काउंट ऑफ दी ऑल वैल्यूज़। तो काउंट ऑफ ऑल वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, तो मैं B के बजाय मुझे यहाँ पर A लिखना होगा। बात वही है क्योंकि दोनों में काउंट सेम है, लेकिन मुझे यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x लिखना होगा। तो ये इनका काउंट आ गया। इस काउंट पर जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 3.47। अभी हमने देखा कि एब्सोलूट जो रिलेटिव कर्टोसिस होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई हुई है। तो ये हो गया हमारा एब्सोलूट कर्टोसिस। रिलेटिव का फॉर्मूला ये था कि एब्सोलूट -3। तो कर्टोसिस की यहाँ हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा है E15 -3। E15 पर इस वक्त एब्सोलूट कर्टोसिस मौजूद है, और -3 करने के बाद हमारे पास रिलेटिव कर्टोसिस आ चुका है जो कि 0.479 है। इसका मतलब है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, और अगर ये नेगेटिव होती तो नेगेटिव, और अगर यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती तो इसका मतलब है ये मिड पर मौजूद होता। तो इस तरह से हमें यहाँ से बात समझ में आ गई, टेल्ड के हवाले से बात समझ में आ गई कि ये किस तरह से स्क्यूड है या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव कर्टोसिस है। स्क्यूनेस के लिए यहाँ पर जो है पावर 3 को यूज़ किया गया। ठीक है, पावर 3 को हमने किस तरह से यूज़ किया, बस हमने D14 जो इनका सम था पावर 3 का, उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे स्क्यूनेस की वैल्यू आ गई 1.47। तो हमने कर्टोसिस को भी एक्सेल पे करके देख लिया, और इसी तरह से स्क्यूनेस को भी एक्सेल पे करके देख लिया कि इसकी वैल्यूज़ किस तरह से आ रही है। ब्रीफली एक दफ़ा समरी करता है चलूँ कि स्क्यूनेस में हमने स्टार्टिंग पे देखा कि स्क्यूनेस से हमें पता चल रहा है कि सिमेट्री लेवल क्या है, यानी वो किस तरफ उसका झुकाव है, तिरछापन उसका किस तरफ है डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि वो सीधे तरफ या उल्टे तरफ जो है उसका झुकाव मौजूद है। फिर इसमें कुछ कोफिशिएंट के फॉर्मूलाज थे, कार्ल पियरसन के थे और बोलेस के थे, जिसके ज़रिए से हम स्क्यूनेस मालूम कर सकते हैं। फिर कर्टोसिस पे हमने ये जाना कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्ड किस तरह है, हेवी टेल्ड है, लाइट टेल्ड है। इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू 3 होनी चाहिए, जिसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे ये लैप्टोक्रोटिक है, प्लेटिक्रोटिक है या मैसोक्रोटिक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एब्सोलूट और रिलेटिव कर्टोसिस किस तरह से होते हैं और उसमें किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा मैं सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो सेशन पर मिलेंगे तो मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान सकेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।